हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी द्वारा 2018 में कराई गई 63वीं बीपीएससी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का यह पेपर है। दोस्तों इससे पहले मैंने 2017 2018 का एक और हुआ था जिसमें, और 2015 2011 के पेपर इसी चैनल पर अपलोड है। अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा पहला ही प्रश्न है। कह रहा है कि स्वामी शहजाद ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था। क्या जन क्रांति था, हुंकार था, कृषक समाचार या विद्रोही, और ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं जो स्वामी सहजानंद सरस्वती की एक पत्रिका थी उसका क्या नाम था, तो हुंकार था। क्या नाम था दोस्तों, तो हुंकार था। और आपको बताना दोस्तों कि ये किसके सहयोग से इस पत्रिका का संपादन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ठीक है दोस्तों, आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसके सहयोग से इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। चलिए दोस्तों, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? क्या रेवती नाग ने, यदुनाथ सरकार ने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने या मजहरुल हक ने? तो बात किया जाए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की, जो अनुशीलन समिति है उसकी जो स्थापना 1913 में तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। किसने? तो दोस्तों सचिंद्रनाथ सन्याल में। कहाँ पर किए थे? तो पटना में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैद, के.एन. सिंह या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों बात किया जाए मुंगेर में जो 1923 में हुआ था तो उसे किसने बनाया था सभा को? तो वह मोहम्मद जुबैद। किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद जुबैद। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी या कर्पूरी ठाकुर। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है 1934 में जो आचार्य बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उसके जो है सचिव कौन थे? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण। वही अध्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों तो अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है दोस्तों, वही अध्यक्ष देता तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? सचिव। तो सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। बात करते हैं दोस्तों जयप्रकाश नारायण, तो ये समाजवादी विचारधारा के थे। प्रश्न नंबर 5 हमारा, भारत बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? ए.एन. सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, श्याम नंदन मिश्रा थे या इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न में बिहार से जो है 36 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें जगजीवन राम भी थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे और लोग थे। तो हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई की तरफ चल जाएगा। अगर वही बिहार में पूछेगा कि बिहार से कितने लोगों ने संविधान सभा में भाग लिया था, तो टोटल 36 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? टोटल 36 लोगों ने बिहार के थे। प्रश्न है 6, वर्ष बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जी.एस. लाल, वहाब अली और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो बिहार में जो सबसे पहले प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में, उसके प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। चलिए दोस्तों, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद अली जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बात करते हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की, तो उन्होंने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों कि लॉर्ड मिंटो को? तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो ने सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग के द्वारा जो पृथक निर्वाचन है वो अंग्रेजों के द्वारा जब मांगी गई तो लॉर्ड मिंटो ने ही उसे क्या किया था? तो स्वीकार कर लिया था। वहीं से जो है इसीलिए राजेंद्र प्रसाद क्या है? पाकिस्तान के जन्मदाता के रूप में लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। प्रश्न एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग के रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सी किताबों में इसका जो आंसर दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मृत्यु हुई थी महात्मा गांधी की तब उसके बाद ये जो है पटना लॉन का नाम गांधी जी के नाम पर किया गया था और गांधी मैदान के नाम से जाना जाने लगा। अगर इसमें ऑप्शन दिया रहता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के उपरांत तो वो सही हो जाता है, लेकिन वो नहीं दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
जाएगा, इनमें से कोई नहीं वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन बहुत से जगहों पे क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन दिया है, लेकिन ये सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है, तो आपको बता दें दोस्तों, जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना है उसे मिलकर किसने, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, तैयब जी ने मिलकर किया था। यानी एक से अधिक हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दोस्तों बात किया जाए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की, तो इसका जो हुआ है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है दोस्तों? प्रश्न हमारा, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 में, 7 अगस्त 1905 में, 15 अगस्त 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। और ऑप्शन नंबर ई है हमारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं जो हमारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, वही पूर्णतः लागू किस तारीख को किया गया था? तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसी दिन शोक दिवस के रूप में, शोक दिवस और राखी दिवस दोनों के रूप में मनाया गया था। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसके आह्वान पर 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया था? किसके कहने पर? ठीक है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, किसके आह्वान पर या किसके कहने पर 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने की आह्वान किया गया? ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न हमारा, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? ठीक है दोस्तों, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथ नाथ, और ऑप्शन नंबर ई है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बात किया जाए दोस्तों मदन लाल ढींगरा इस प्रश्न का सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों मदन लाल ढींगरा एक ऐसे शख्स है जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी, क्या बोलते हैं इसको, एक सेना को मारने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, वो भी लंदन में जाकर, मदन लाल ढींगरा। आपको बता दें दोस्तों, लाल बाल पाल के अलावा कोई और गरम दल के नेता में से एक है मदन लाल ढींगरा। अरविंदो घोष भी हैं। ठीक है दोस्तों, ये लोग क्या हैं, तो गरम दल के नेता में से हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? क्या भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, और आगे है 1935 वाला है? तो दोस्तों आपको बता दें, इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। जो भारतीय उच्चायुक्त के पद का अधिनियम है वो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अधीन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न का दो ऑप्शन यहाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1947 है, और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति जो है 1919 के अधीन ही किया गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों क्या प्रथम में भाग नहीं लिया था, द्वितीय में, तृतीय में, या सभी में? ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों, तो कांग्रेस ने द्वितीय वाले में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, द्वितीय वाले में भाग लिया था, लेकिन प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। तो हमारा दो हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। वही बात करते सभी में किसने भाग लिया, तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, वही बात करते कब कब हुआ था, तो 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। और आपको बताना है कि तीनों 1931 और 1932 किसके शासनकाल में हुआ, और 1930 किसके शासनकाल के दौरान गोलमेज सम्मेलन हुआ है। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ठीक है दोस्तों, क्या 1922 में, 1924 में, 1928 में, या 1930 में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर भी 1924 सही हो जाएगा। बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है दोस्तों, एकमात्र जिसमें गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों आपको बताना है कि सबसे पहले कांग्रेस से कब जुड़े थे महात्मा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, अध्यक्षता तो उन्होंने 1924 में की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उन्होंने कब जुड़ा हुआ था, या सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? प्रश्न 16 हमारा, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, बेबेल, या एवी अलेक्जेंडर? ठीक है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन की बात किया जाए दोस्तों, तो यह 1946 में आया था, और इसमें 30 सदस्य थे, 3 सदस्य थे, सॉरी 30 नहीं 3। ठीक है दोस्तों, कौन कौन? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स,
ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ई वाला सही हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, वही वेवेल की बात किया जाए दोस्तों तो ये 1945 में आए थे। ठीक है दोस्तों, वेवेल कब आया था, तो 1945 में। चलिए, नाउ और नेबर पंपलेट किसने लिखा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली खान, खफी खान और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों बात किया जाए नाउ और नेबर का जो पंपलेट है वो रहमत अली ने लिखा था। किसने दोस्तों, तो रहमत अली ने लिखा था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस, कर्जन। तो आप सभी लोग जानते हैं सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। और वही बात किया जाए भारत की तरफ से किसने सर्वाधिक प्रयास किया था सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, किसने, तो राजा राम मोहन राय। प्रश्न हमारा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 का क्या सही जवाब होगा। क्या हमारा 1850 सही जवाब हो जाएगा, या 1885, 1900, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1905, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो आपको 19 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 19 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1900। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1900 में किया गया था। वही लॉर्ड कर्जन ने इस अधिनियम को पारित करवाकर पंजाब प्रांत के किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया था। ठीक है दोस्तों, तो कब हुआ था, तो 1900 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत या सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बात किया जाए दोस्तों, तो राज्य विभाग की जो स्थापना की अध्यक्षता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। 27 जून 1947 की जो अंतरिम सरकार में अलग नेटिव स्टेट की स्थापना की गई थी, इसमें विभाग का जो प्रमुख है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार पटेल ने देशी रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 21 से कह रहा है कि एक संख्या को 1342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उस संख्या को 1900 भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को क्या दिया जाता है दोस्तों, जिससे भाग दिया जाता है और दूसरी संख्या जब भाग दिया जाता है तो उसी से भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 47 से 19 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 दूनी 38, और 38 जब आ जाएगा तो हमारा क्या शेष बचेगा, तो 9। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि 21 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तेजी के साथ। इस प्रश्न का क्या हमारा उत्तर आया है दोस्तों, तो 9। देख लीजिए हमारा ऑप्शन में किसी में 9 दिया हुआ है, जी बिल्कुल। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी वाले में, सॉरी 9 आया ना, तो हमारा किस में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 66 से 2/3 कुल खर्च करता है और 1200 रुपये प्रति महीना बचा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका मासिक खर्च क्या हो जाएगा। आपको बताना है दोस्तों कि 22 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, तो 62 सही 2/3%, सॉरी 66 सही 2/3%। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, तो 66 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, क्या कोई बता सकता है इसमें से। तो 66 को हम लोग दोस्तों 66 देखेंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 66 में, तो 3 छक 18, 3 छक 18 एक 19 हो जाएगा +2। ठीक दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 200/3 कितना हो जाएगा, 66% को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो 200/3%। प्रतिशत की जगह हम 100 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो 100 से अगर काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि हम 66 से 2/3 को अगर भिन्नों में हम लिखे तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो 2/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2/3। ठीक है, तो कह रहा है कि 1200 रुपये प्रति महीने बचा लेता है और खर्च कितना करता है, 66 से 2/3%, यानी कि 3 रुपये वो कमा रहा है, 2 रुपये खर्च कर दे रहा है, बच रहा है कितना, 1 रुपये। तो लेकिन 1 रुपये नहीं है, कह रहा है कि 12 है, तो 1200 रुपये है। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट का मतलब 1200 है, तो उसका मासिक खर्च कितना है, तो मासिक खर्च कितना कर रहा है, 2। तो यहाँ 1 यूनिट का 1200 है, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 2400। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको यूनिट से लगाते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2400। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23 है, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति है एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ पर कमाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह 100 रुपये उसका क्रय मूल्य 120 रुपये में बेचेगा, तभी ना 20 रुपये का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे कह रहा है यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता तो उसका लाभ क्या होता।
ठीक है दोस्तों। तो 100 का है तो दुगने दाम का मतलब 200 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा दोस्तों? 200 रुपये में। तो 100 का 200 हो जाएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तब पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत। लेकिन फिर से देख लीजिए, आप वो क्या पूछ रहा है, 100 रुपये में 120 रुपये का सबसे पहले बेचेगा तब 20% का लाभ होगा। अब इसको दोगुने पे बेचेगा ना, तब यहाँ से 100 का 200 हो जाएगा। तो यानी कि 140 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 140% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं। उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 5 महिलाएं व 10 बच्चे उस काम को करने में कितना दिन लगाएंगे? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि 5 महिलाएं 10 बच्चे उस कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे। तो 24 की बात किया जाए दोस्तों, तो 24 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 दिन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा सा सॉल्व करने में मैथ को थोड़ा सा समस्या आ रही, स्क्रीन छोटा होने की वजह से। वो टैबलेट वाला सिस्टम नहीं हमारे पास ना। चलिए 10 अगर सॉल्व कर ही लेते हैं। 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में करती हैं तो टोटल काम कितना होगा? यानी कि 10 महिलाएं 7 दिन कर रहे हैं तो 70 काम होगा, यही ना। और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में कर रहे हैं। 10 बच्चे क्या कर रहे हैं? तो 14 दिन में कर रहे हैं। जाने दीजिए, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसका उत्तर 7 है। 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हो सकती हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है थोड़ा सा मैथ के लिए ना, वो जो फैसिलिटीज होती है लगाने का वो नहीं है। तो 11 और 90 की बात किया जाए दोस्तों तो कितनी होती हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर है, देखिए 10, 9, 13, 12, 11 और 12। ठीक है दोस्तों, तो 25 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 11 हो जाएगा। इसको लगा सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। 90 में आप 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 7 84, 12 होगा। और 11 में आप भाग देंगे कितनी बार? 7 में तो एक बार जाएगा। तो 12 और 1 घटा देंगे, 12 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 11। ठीक है दोस्तों, बड़ी वाली संख्या में एक बार भाग दीजिए छोटी वाली संख्या से, और जितनी जितनी बार जाएगा डिफरेंस कर दीजिए। ठीक है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे से नौकायान कर सकता है। यदि 1 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हैं तो उस स्थान की दूरी कितनी है? तो 26 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना? तो 3 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का 3 किलोमीटर। आप सॉल्व कर लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,624 तथा 3 वर्ष में इतना 4,913 हो जाती है, तो राशि है। ठीक है दोस्तों, तो 27 की बात किया जाए दोस्तों तो प्रश्न बहुत सटीक है और सिंपल है, पर लगाने का इस स्क्रीन पर असंभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम उत्तर बता दे रहे हैं, अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम जरूर बता देंगे इस प्रश्न को भी। 27 नंबर का जो प्रश्न है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4,096। ठीक है दोस्तों, 4,096। देखिए इसको लगाने का तरीका भी हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप 4913 में से 4624 घटा दीजिए तो 1 वर्ष का आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लगा देते हैं। 4913 में से 4624 घटाइए तो 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचेगा। यहाँ 0 0 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 8। यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गया 2। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 289 आ गया हमारा 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है 2 वर्ष के ब्याज में इतना हुआ था, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5। कितना आ गया दोस्तों? तो 578 2 वर्ष का ब्याज हुआ है। ठीक है दोस्तों, 578 ध्यान दीजिएगा। जबकि यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के बाद कितना हो गया है? 4624। ठीक है दोस्तों, तो 578 इसमें से माइनस कर दीजिए। 14 में से 8 गया 6, यहाँ 11 बचा, 11 में से 7 गया 4, यहाँ 5 बचा, 5 में से 0 और 4, 446। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसमें से क्या हो जाएगा। तो 27 का क्या है दोस्तों? सी है कि क्या है? 4600 कितना आया है? 4,096 आना चाहिए। देखिए 4624 578 था ना, तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ 11 बचा, 11 में से 7 गया 4। फिर से इस प्रश्न को देखिए, ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है। 4913 घटाइए 4624, 13 में से 4 गया 9 बचा, यहाँ बचा 10। ठीक है दोस्तों, कितना बचा? 10। 10 में से 2 गया तो 8। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? 8, 8 में से 6 गया तो 2, यही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना आ गया? 289। 289 में 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। हाथ में आया 1, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 578। कितना है दोस्तों? तो 578 तो ये आ रहा है। 13 में से 4 गया 9। अब इसमें से 4600 में से 24 में से घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, ऐसे ही लगाते हैं। 28 का देख लीजिए। एक व्यक्ति ₹20 मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है। वो अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का बाजार भाव होगा।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए 28 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 28 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 15 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 15 नंबर सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देख लीजिए, किसी राष्ट्रीय आय द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। चोट चार्ट को ध्यान से देखिए और अध्ययन करके बताइए कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है। फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो फुटबॉल की बात किया जाए तो फुटबॉल पर कितना किया गया है, तो 54%। ठीक है। और क्रिकेट पे कितना किया गया है, तो 81%। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल पे बात किया जाए तो 54 अंश है और 81 अंश कितना है, तो क्रिकेट पर किया गया। वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है फुटबॉल पर, तो 54, 6, 60, 21, 27, 27 कम किया गया है कितने पे, तो 54 पे। तो 27 सेकंड में 27, 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 27/81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27/81। 27/81 काटेंगे तो 1/3, 1/3 का मान 33 से 1/3% होता है। एक व्यापार में ए 7600 निवेश करता है, कुछ माह बाद बी 5700 के साथ 57,000 के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। बी कितने माह के उपरांत जुड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो 30 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 30 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी होगा 4, ऑप्शन नंबर सी 3 या ऑप्शन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, तो बी की बात किया जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 8 माह। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 4 माह। बी का पूछ रहा है ना, तो 4 माह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं किसके। 31 का बताया दोस्तों, तो घड़ी में प्रयुक्त होने वाला जो कार्ज क्रिस्टल होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों तेजी के साथ अब बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस है, भूरी गैस है, अत्यंत ज्वलनशील गैस है, लाल द्रव है, और ऑप्शन नंबर ई का उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो बात किया जाए 32 नंबर प्रश्न की, तो दोस्तों 32 नंबर प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गहरे लाल रंग का द्रव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन और ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। तो दोस्तों वेल्डिंग की बात किया जाए दोस्तों, तो वेल्डिंग में हमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हमारा 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की, पारे की, क्रोमियम की या लेड की या क्रोमियम की। तो दोस्तों किसकी चढ़ाई जाती है, तो जस्ते की चढ़ाई जाती है। किसकी दोस्तों, तो जस्ते की चढ़ाई जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर में आपको बताना है दृश्य स्पेक्ट्रम की। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए 1300 से 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 से 7600, 7800 से 82 या 85 से 98। तो 35 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 35 नंबर का क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 35 का आपको बताना है। तो बात किया जाए दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्राम। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्राम हो जाएगा। कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाला डिटर्जेंट है। 36 नंबर का आप लोगों को बताना है कि इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट कौन है, तो सल्फोनेट है। कौन है दोस्तों, तो सल्फोनेट है। दोस्तों बात करते हैं हम लोग 37 नंबर की। तो 37 नंबर की, तो वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, क्या होता है, तो गंधक होती है, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या इनमें से कोई नहीं। तो मानव पसीने के माध्यम से दोस्तों क्या क्या निकलता है, तो बता दें दोस्तों, तो गंधक भी निकलता है और मैग्नीशियम भी निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक से अधिक होगा, तो हम लोग किस पर चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ई। फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए। मानव पसीने के माध्यम से क्या क्या उत्सर्जित करता है, तो मैग्नीशियम करता है और क्या करता है, तो गंधक को करता है। प्रश्न हमारा सोडियम नीला तोथा रासायनिक रूप से है सोडियम सल्फेट, निकेल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों नीला तोता जो है कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे बोला जाता है, तो कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित भाग होता है। क्या प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या न्यूक्लियस होता है। तो बात करते हैं दोस्तों 39 नंबर प्रश्न की। तो 39 नंबर में हमारा धनावेशित भाग की बात किया जाए तो परमाणु के केंद्र का धनावेशित भाग न्यूक्लियस
कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन करने को कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन या उबलना। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन एग्जाम्पल के तौर पर नौसादर और कपूर को हम लोग देख सकते हैं। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और हमारा प्रश्न है कि गैस को सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये तो ऊर्ध्वपातन क्या था, तो ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया थी, और आपको बताना है गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है। वसा का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, 41 नंबर प्रश्न को आप लोगों को बताना है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका पाचन करता है। तो 41 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है। क्या है दोस्तों? तो यह हार्मोन है। यह शर्करा में ग्लूकोज का स्तर ग्लाइकोजन द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ जानकारी इंसुलिन से संबंधित थी। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है या उसका उपापचय को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, सल्फाडाइसिन। ठीक है दोस्तों, तो 42 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक औषधि है। क्या है दोस्तों? तो पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक औषधि है। वही बात किया जाए, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को साइज करने के लिए किया जाता है। सल्फाडाइन को भी एक एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो एंटीबायोटिक में कौन कौन है? तो सल्फाडाइसिन है और पेनासिलिन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनमें से 1 से अधिक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सल्फाडाइसिन भी एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन भी है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है दोस्तों, क्या गेहूँ है, चावल है, जौ है, मक्का है? तो कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए दोस्तों, तो पाया तो सभी में जाता है, लेकिन पूछ रहा है कि सर्वाधिक किस में पाया जाता है दोस्तों। तो सर्वाधिक की बात किया जाए तो चावल। कार्बोहाइड्रेट किस में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों? तो चावल में पाया जाता है। प्रश्न हमारा है सबसे भारी धातु है। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। तो सबसे भारी धातु सभी जानते हैं दोस्तों कौन है? तो प्लेटिनम होता है। ठीक है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। लोहे और निकिल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबा और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि 45 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 45 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। ठीक है दोस्तों, स्टेनलेस किसकी? तो लोहे और क्रोमियम की होती है। चलिए, प्रश्न नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि कांसा किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह है भुजा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या जिप्सम। तो 46 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। द्विबंध, तो एल्केन से 1 बंध, एल्कीन से 2 बंध और एल्काइन से 3 बंध। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एल्कीन हो जाएगा। चलिए, सिरके का रासायनिक नाम है मेथनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट। ठीक है दोस्तों, तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो एसिटिक एसिड है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो एसिटिक एसिड है। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बात किया जाए दोस्तों, तो कार की बैटरी में हमेशा क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बात करते हैं दोस्तों, जो सोडा वाटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोला जाता है। CO2 की बात किया जाए तो CO2 को भी शुष्क बर्फ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया? बेंगलुरु, इंदौर, जयपुर, दीव। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कौन सा दिन है, मतलब है शहर जिसमें दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा मतलब विद्युत है। ठीक है दोस्तों, तो 51 नंबर का आपको बताना है। तो 51 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीव। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दीव हो जाएगा। दीव स्मार्ट सिटी भारत का पहला ऐसा नगर बन गया है जो दिन के समय 7% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होता है और हरे भरे एवं स्वच्छ रहने हेतु इस नगर में दूसरे नगरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद अबू जीद
ठीक है दोस्तों, ने 2018, सॉरी इसको आप स्किप कर दीजिए, 2018 के जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, हम लोग 2018 के प्रश्नों को नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजबानी किस स्थान ने की है? ये भी हमारा क्या है तो करंट अफेयर से है, छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि कहाँ पर अब हमारा प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन के भूजल पर आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या है तो करंट अफेयर से ही है। चलिए अब हमारा यहाँ से आ जाएगा जीके का। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, प्रश्न नंबर हमारा 78 है। आप लोगों को बताना है कि 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 78 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बाढ़ सुपर थर्मल पावर कहाँ है स्टेशन, तो बिहार राज्य में स्थित ही है। कहाँ है दोस्तों, तो बिहार राज्य में ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने हाल ही में दे दिया, तो मतलब करेंट अफेयर है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न आगे हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? पक्की ईंट से बनी इमारत है, प्रथम असली मेरा पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो 81 की बात किया जाए दोस्तों तो पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषताओं में से है। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो 82 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस का था। किसका था दोस्तों, तो सेल्यूकस का मेगास्थनीज राजदूत था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध पर, शासन कला के सिद्धांत पर, विदेश की नीति पर, विदेश नीति और धन संचय। ठीक है दोस्तों, तो शासन कला के सिद्धांत और युद्ध अभ्यास पर अर्थशास्त्र है कौटिल्य की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिपिटक, ठीक है दोस्तों, किस धार्मिक पुस्तक है? जैन की है, हिंदू धर्म की है, पारसी की है, बौद्ध की है? तो सभी लोग जानते हैं त्रिपिटक किसकी है तो बौद्ध धर्म की है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो धम्म का मूल संदेश है 85 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो 85 का क्या हो जाएगा हमारा? राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, ये सब क्या हो जाएगा तो सभी के अंतर्गत आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर के इधर चला जाएगा इस प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अशोक के दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की गई है दोस्तों। किसमें, तो दूसरे और सातवें में धम्म की व्याख्या की गई है। और इसमें क्या क्या बताया गया है तो गुरुजनों के प्रति आप आदर कीजिए, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता कीजिए, उचित व्यवहार कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। तो मौर्य वंश से संबंधित कौन सी पुस्तक थी तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 87 नंबर का आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो फाहियान आया था वो भारत में आया था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? 88 का आप लोगों को बताना है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का फटाक से बताइए आप लोग। तो दोस्तों चोल काल की बात किया जाए दोस्तों तो चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह विजयालय थे। कौन थे दोस्तों, तो विजयालय थे। और चोल काल अपनी ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, तो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ग्राम पंचायत इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार के शिखर क्या कहलाते हैं? शिखर कहलाते हैं, गोपुरम कहलाते हैं, देवालय कहलाते हैं, मंडप कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो 89 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या कहलाते हैं, तो गोपुरम कहलाते हैं। आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, तो गोपुरम कहलाते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? 90 नंबर का आप लोगों को बताना है। बीजपुर, गोलकोंडा, हम्पी, या बड़ौदा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम्पी इसका सही जवाब हो जाएगा।
वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? 91 नंबर का बताना है। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी बलबन है, जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। कौन था? बलबन था। 92 नंबर का आपको बताना है कि कागज, भारत में कागज कब से प्रयोग प्रारंभ हुआ है? 12वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से, 14वीं या 15वीं? ठीक है दोस्तों, 12वीं शताब्दी से। कब से दोस्तों? तो 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रयोग किया गया है। वही बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले तो चीन ने किया है। ठीक है दोस्तों, कागज की खोज का निर्माण चीन ने किया है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के या शाहजहां के? तो 93 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो किसके शासनकाल में आया था? तो चित्रकारी तो जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों मुगल चित्रकला में सर्वश्रेष्ठ पे था। ठीक है दोस्तों, किसके शासनकाल में? तो सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत जो है अकबर काल के समय में ही हुआ था और अकबर के संस्थापक मुगल वंश के संस्थापक में से ये लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो संस्थापक बाबर के शासनकाल में ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अकबर के शासनकाल में ही हम लोग कह सकते हैं कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 93 के बाद क्या है? तो 94 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं? ठीक है दोस्तों, और आपको बताना है हुमायूं इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ठीक दोस्तों, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन की बात किया जाए दोस्तों तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, अकबर का जो शासनकाल है 1566 से 1605 है, तो किसके शासनकाल में आए थे? तो अकबर के शासनकाल में ये लोग आए थे। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में आई थी। वही जो दो व्यक्ति टॉमस रो और हॉकिंस से आए थे तो वो कौन से शासनकाल में किसके? तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। आप सभी लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, जबकि अकबर का कार्यकाल कब से है? तो 1605 तक है। ठीक है दोस्तों, तो आप जहांगीर पर मत मार दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? अंग्रेजों ने सिंध को, ग्वालियर को, अवध को, सतारा को या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? ठीक है दोस्तों, 95 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या होगा सही जवाब। तो दोस्तों ग्वालियर को, किसको दोस्तों? तो ग्वालियर को उसने अपने शासनकाल में नहीं मिलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए स्वराज्य, पूर्ण स्वराज। ठीक है दोस्तों, 96 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो इनमें से सभी लोग थे। कुल तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, 97 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरला, बंगाल, पंजाब? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह तो केरला में हुआ था। चलिए 98 भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध? हाँ ठीक है दोस्तों, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। बिहार में प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? वर्ष 1929, वर्ष 1930, वर्ष 1931, वर्ष 1932? ठीक है दोस्तों, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात किया जाए दोस्तों तो 99 नंबर का प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वर्ष 1929। कब हो जाएगा दोस्तों? तो वर्ष 1929। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए प्रश्न नंबर 100 है, किस अधिनियम के तहत बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया था? ठीक है दोस्तों, 100 नंबर, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो 1936 में हुआ था बिहार उड़ीसा अलग, तो कौन सा अधिनियम होगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही होगा। चलिए 100 नंबर के बाद हमारा प्रश्न है 101, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता कमेटी, जेबी के राव कमेटी, सरकारी आयोग? ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से न्याय पंचायत की बात किया जाए दोस्तों तो 101 का प्रश्न का आपको बताना है कि इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 101 की बात किया जाए दोस्तों तो न्याय पंचायत की अशोक मेहता समिति के द्वारा बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा। कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य,
स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ठीक है दोस्तों, तो 102 का आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों सार्वजनिक जो अनुशासन का रख रखाव है वो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवाएं, ये सब क्या होते होते हैं, स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं, स्थानीय प्रशासन के। पंचायती राज प्रणाली किस राज्य किस सूची में है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो पंचायती राज की बात किया जाए दोस्तों, तो पंचायती राज प्रणाली किसके सूची में आती है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगी। किसके दोस्तों? तो 103 का हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, वही बात किया जाए तो मूल संविधान की बात किया जाए दोस्तों, तो उस समय राज्य सूची में कितने विषय थे? तो 66। वर्तमान में कितने कर दिए गए हैं? तो 61 कर दिए गए हैं। किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध करार दिया गया है? 104 का बताना है आप सभी लोगों को कि 50% आरक्षण वाले कितने राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड ऐसे राज्य जहां पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण वैध किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड, हिमाचल है, मध्य प्रदेश से बिहार है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सभी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक को कह रहा है कि पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो 105 की बात किया जाए दोस्तों, तो धन विधेयक की तो केवल लोकसभा में ही पास किया जाता है। धन विधेयक की बात किया जाए और वित्त विधेयक की बात किया जाए तो केवल केवल लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं, सबसे पहले पेश किए जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति है, ठीक है दोस्तों, संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। तो 106 के क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब सही हो जाएगा। 106 के बाद हम लोग 107 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 मिनट और लगेगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है दोस्तों, तो 107 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वही न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे भी देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक है दोस्तों, किसके प्रति? तो मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेही होता है। तो 109 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा होगा। ठीक है, मंत्रिमंडल नहीं होगा। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री तो आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। किसके दोस्तों? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। प्रधानमंत्री का या सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री का वही कार्यकाल की बात किया जाए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। चलिए, संसद सदस्य बनने होती न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो सभी जानते हैं संसद की जो सदस्यता है वो 25 वर्ष है। 25 वर्ष की आयु के न्यूनतम होना चाहिए। वही प्रधानमंत्री भी 25 वर्ष होते हैं। मुख्यमंत्री की बात किया जाए दोस्तों तो 25 वर्ष। 21 वर्ष की बात किया जाए तो दोस्तों ग्राम प्रधान की होती है। वही 30 वर्ष की बात किया जाए दोस्तों तो राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की। 35 वर्ष की बात किया जाए दोस्तों तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 वर्ष है, 62 वर्ष है, 65 वर्ष है, डी का राय की 70 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो 111 के क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का कितना है? तो 65 वर्ष। उच्च न्यायालय का पूछेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? 112 का आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी, तो मंत्रिमंडल सचिव क्या होते हैं दोस्तों? तो मंत्रिमंडल सचिव। 112 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। 113 का आप लोगों को बताना है कि वो समस्या क्या है? अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर या असंगठित क्षेत्र। तो क्या है दोस्तों? तो मुद्रास्फीति। क्या है दोस्तों? तो मुद्रास्फीति इसका एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है?
ठीक है दोस्तों। 114 की बात किया जाए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, और ऑप्शन नंबर क्या है, डी कह रहा है कि इंपीरियल बैंक। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि कृषि निर्वित प्रदान पुनर्वित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक को क्या बोलते हैं हम लोग। 114 तो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाला शिखर स्तर का बैंक है। ठीक है दोस्तों, कौन है तो नाबार्ड है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। किसके समिति के दौरान तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और वही बात करते हैं दोस्तों, इसका मुख्यालय तो क्या हो जाएगा, मुख्यालय है मुंबई हो जाएगा। कहाँ दोस्तों, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इंपीरियल बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध इस समय 16वां अधिवेशन, अरे वित्त आयोग चल रहा है, हम 14वें में प्रश्न कर रहे हैं। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। ठीक है दोस्तों, तो 116 का बताना है। तो किसमें है तो सेवा क्षेत्र में। किसमें है दोस्तों, तो सेवा क्षेत्र में है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है तो दोस्तों शक्तिकांत दास हैं। ऑप्शन को मत जाइए, 2018 का पेपर है, तो इसमें कौन है तो शक्तिकांत दास हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जूत का आकार क्या है, जो कि बदल चुका है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का मूल्य उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है दोस्तों, तो 119 का आप लोगों को बताना, और ऑप्शन नंबर डी है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कब से लागू हुआ है तो वो 2005 से। कब से दोस्तों, तो 2005 से लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 121 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि 121 प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि शब्द ट्रिम्स से क्या बनता है। व्यापार संबंधित आय उपाय, व्यापार संबंधित प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, या व्यापार संबंधित अभिनव उपाय। तो 121 की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जून 2014, 1 जून 2015। तो 122 की बात किया जाए दोस्तों, तो सभी लोग जानते हैं नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया है। कब आया है तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की बात किया जाए दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, दिल्ली है, पटना है, भोपाल है, जयपुर है, और ऑप्शन नंबर ही कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 123 की बात किया जाए दोस्तों, तो गुल्लक जो है बच्चा बैंक कहाँ पर है तो पटना में है। किस कहाँ पर है दोस्तों, तो पटना में है। और इसे किलकारी के नाम से भी जाना जाता है। यह बैंक बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से खोला गया था। किसके उद्देश्य से, बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से पटना में खोला गया था गुल्लक बच्चा बैंक, और इसे किलकारी के नाम से भी जानते हैं। अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए क्या आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 124 की बात किया जाए दोस्तों, तो 2011-12। ठीक। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। ठीक है दोस्तों, पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता। ठीक है, 125 का आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा, पुरुषों और स्त्रियों दोनों में क्या है तो बिहार एकदम न्यूनतम स्तर पर है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है, उच्चतम से द्वितीय है। 126। तो क्या है दोस्तों, तो न्यूनतम से द्वितीय है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम से द्वितीय यानी कि नीचे से दूसरे स्थान पर। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। आपको बताना है कि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है। तो कहाँ है दोस्तों, तो बिहार। कहाँ है दोस्तों, बिहार में है। चलिए 127 के बाद दोस्तों 128 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में न्यूनतम वार्षिक व्यक्ति बिजली का उपयोग है, न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम से द्वितीय है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम है। क्या है तो बिहार में न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग कितना है तो न्यूनतम है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। कपास का पूछ रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो 129 की बात किया जाए तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी कपास का उत्पादन लगभग में ज़्यादा किया जाता है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, जो कि अब रिकॉर्ड बदल चुका है। 1000 ईस्वी पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। 131 का ये प्रश्न पूछा गया है। तो कितनी थी दोस्तों, तो 10,000 थी। कितनी थी दोस्तों, तो 10,000 थी। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। 132 नंबर। तो दोस्तों कोकस प्लेट की बात किया जाए तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। कहाँ दोस्तों, तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। 133 नंबर का बताना है।
किससे संबंधित है दोस्तों? क्या ग्रेट लैक्स प्रदेश से, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया या पिट्सबर्ग? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रस्ट बाउल जो है पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। 134, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? मूल आवश्यकता उपागम, साक्षरता उपागम, आय उपागम? 134 दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 134 की बात किया जाए दोस्तों तो सक्षमता उपागम। 134 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। 135 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो किसको बोलते हैं दोस्तों? तो सैंटोस को। किसको? तो सैंटोस को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। 36 नंबर का आप लोगों को बताना है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा मिट्टी द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है 137 नंबर का, तो जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जलोढ़ मिट्टी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन की उपयोगिता बदल चुका है रिकॉर्ड। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, 139 का आप लोगों को बताना है। तो 139 की बात किया जाए दोस्तों तो 1921। कब दोस्तों? तो 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानते हैं। 140, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। 140 की बात किया जाए दोस्तों तो 140 का क्या हो जाएगा? कोयम्बतूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बतूर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है? 141, तो क्या है दोस्तों? तो केरल है। कौन है दोस्तों? तो रबड़ के उत्पादन में केरल है। चलिए दोस्तों 142 को देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है कोट्टापुरम को कोल्लम से, सादिया को धुबरी से, हल्दिया को इलाहाबाद से, हल्दिया को कोलकाता से। तो 142 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है राष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है दोस्तों, वही 2 की बात किया जाए तो सदिया को धुबरी से। राजस्थान राज्य की खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी या पालन नदी? तो 144 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 144 का क्या हो जाएगा? पुनपुन नदी। ठीक है दोस्तों, बी सही हो जाएगा। फतुहा किस में मिलता? फतुहा के पास गंगा नदी में कौन मिलता है? तो पुनपुन नदी। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो 145 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर है CWG। ठीक है दोस्तों, चलिए 146 देखते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में। काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी? ठीक है दोस्तों, 146 का आप लोगों को बताना है, तो क्या हो जाएगा? नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में मिलती है। बिहार की सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया? 147 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पूर्णिया में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य में होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक, कमला? दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गंडक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो गंडक हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, 149 का बताइए। पवनेर में है, राजगीर में है, पावापुरी में, जालान फोर्ट में है। तो 149 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मोक्ष स्थान पावापुरी। ठीक दोस्तों, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? 150, तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइड? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा था 2018 का BPSC द्वारा कराया गया पेपर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।